आप लोगों को CIA, रो, मोसाद, ISI, सीक्रेट एजेंसीज, इल्यूमिनाटी, केरिमिनाटी नहीं, केरिमिनाटी के पहले वाले सारे वर्ड्स सुनने में एकदम फैसिनेटिंग लगते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज की इस वीडियो के लिए एकदम खतरनाक रिसर्च करी है हमारी टीम ने। वैसे हमारी टीम में मैं अकेला ही हूँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए हमारे ट्रम्प चाचा ने उतनी ही मेहनत की जितनी मैंने कोरोना के टाइम पे 10th बोर्ड के लिए की थी। झूठ बोल रहा है भाई, एग्ज़ाम नहीं दी मैंने, लेकिन मैनिफेस्ट तो किया था ना मार्क्स के लिए। तो मुझे तो वैसे कोरोना के टाइम पे 10th में 89% मिल गए और मैं खुश था, लेकिन ट्रम्प चाचा को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला और शायद वो उसके लिए दुखी भी होंगे। मगर कोई है जो ट्रम्प चाचा को नोबेल प्राइज़ न मिलने से खुश है। मैं बात कर रहा हूँ यूएस की डीप स्टेट का। अब ये अमेरिका की डीप स्टेट का ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ न मिलने से क्या काम हो चुका है, नोबेल पीस प्राइज़ ने उनका क्या काम आसान कर दिया है, वो चीज़ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो भाई, जिन लोगों को यूएस की डीप स्टेट के बारे में नहीं पता, उन्हें ज़रा सी देर में बता देता हूँ। तो भाई, ऐसे जब हम देखते हैं तो यूएस में डेमोक्रेटिक रूप से इनके प्रेसिडेंट वगैरह को चूज़ करते हैं। जैसे अभी ट्रम्प है, उसके पहले बाइडेन, उसके पहले ओबामा थे। लेकिन बताया जाता है कि इनके यहाँ पे एक सीक्रेट ग्रुप भी होता है, जिसमें कि कुछ CIA के एजेंट्स, कुछ मिलिट्री पर्सनल्स और कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि भाई अमेरिका के हितों के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। ये लोग किसी भी देश की गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रम्प चाचा को न मिल के नोबेल प्राइज़ जिसे मिला उसके बारे में बात करते हैं। तो 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला वेनेजुएला की रहने वाली एक महिला मारिया कोरिना को। वैसे ये कोरिना सुन के करीना याद आता है यार। नहीं, ये सब नहीं चलाना है, वरना टी सीरीज़ वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे तो करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारे न्यूज़ चैनल्स में वो हेडलाइंस चलती है ना कि भाई काला सच पर्दाफाश, तो उसी तरह से मैं आप लोगों को कुछ ही देर में ये जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है जिस लेडी को, मारिया कोरिना को, उसके बारे में भी कुछ काला सच बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले हम एक स्पेशल पैटर्न को नोटिस करते हैं। तो भाई, साल था 1953 का, जब ईरान में CIA ने ब्रिटेन के साथ में मिलके वहाँ के डेमोक्रेटिक रूप से चुने हुए लीडर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक की गवर्नमेंट को गिरा दिया। वैसे मोहम्मद मोसादेक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर दिया था, जिससे कि ब्रिटेन और US की जो कंपनियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। इसके बाद में वहाँ पे प्रो US गवर्नमेंट ला दी गई। शाह पहलवी को वहाँ का मेन लीडर बना दिया गया और उसके बाद में US का काम एकदम मक्खन की तरह चलता रहा। इसी के ठीक एक साल बाद यानी कि 1954 में ग्वाटेमाला करके एक देश है, CIA ने वहाँ की भी गवर्नमेंट गिरा दी। वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रूप से चुने हुए वहाँ के लीडर थे, वहाँ के राष्ट्रपति, उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। और उसका रीज़न भी वही था कि जो US की सारी कंपनियाँ थी उनको लॉस हो रहा था, जिस टाइप के पॉलिसीज़ वहाँ के लीडर ने बनाई थी। इसके बाद में साल 1973 में चिली में सैन्य तख्तापलट हुआ और US ने उस सैन्य तख्तापलट का सपोर्ट किया। वहाँ के जो जनरल ने वहाँ के राष्ट्रपति को हटा दिया, तो US ने उस चीज़ का समर्थन किया। अब भाई, ये USA वाले भी गजब की डेमोक्रेसी लाते हैं यार। मतलब पहले जहाँ डेमोक्रेटिक रूप से चुना हुआ लीडर रहता है उसकी गवर्नमेंट को हटा देते हैं, उसके बाद में इनकी कोई सी जो इन्हें ठीक लगती है उस टाइप की गवर्नमेंट आती है, उस टाइप की लीडरशिप आती है। और वैसे चिली का ही जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो चिली में भी जब ये सैन्य तख्तापलट हुआ उसके बाद में 17 साल तक तानाशाही रही, लेकिन US का काम एकदम परफेक्टली हो रहा था, तो US को कोई दिक्कत नहीं थी। भाई, अगर अभी रिसेंटली की ही बात करें तो 2024 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया गया, वहाँ पे तख्तापलट हुआ। ये लोकतंत्र के रक्षक बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स को तो शर्म नहीं है, लेकिन मुझे है, इसलिए ये फ़ोटो को ब्लर कर दिया है। तो यहाँ पे जब बांग्लादेश में भी तख्तापलट हुआ, उसके बाद में जो लीडर अभी अंतरिम सरकार का जो हेड बना है, ये बांग्लादेश वाला मोहम्मद यूनुस, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, उसको कौन सा प्राइज़ मिला है जी? तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। क्या इसको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला? मतलब क्या खतरनाक कोइंसिडेंस है यार। तो भाई चलो, ये तो मैंने आप लोगों को अभी कुछ पैटर्न बताए। अभी मैं आप लोगों के साथ में वेनेजुएला के बारे में कुछ शेयर करता हूँ। तो भाई, जब हम बात करते हैं वेनेजुएला की, तो यहाँ पे एकदम भरपूर मात्रा में तेल पाया जाता है। मतलब यहाँ पे एकदम तेल के जो भंडार है वो पूरी तरह से प्रूवन है कि इतना सारा तेल यहाँ पे है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो अभी के टाइम पे यहाँ के लीडर है निकोलस मेदुरो,
वो बिल्कुल यूएस के एंटी है, यूएस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है भाई। और निकोलस मदुरो जो है वो यूएस के जो दुश्मन है, जैसे कि भाई रशिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, उन सब से भी अच्छे खासे रिश्ते बना के रखे हुए हैं। तो निकोलस मदुरो तो यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं भाई। यूएस चाहता है कि ये जो वेनेजुएला का तेल वगैरह ये उनके कंट्रोल में आ जाए। इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं कि भाई ये यूएसए वाले वेनेजुएला पे मिलिट्री एक्शन तक कर दे। वैसे बहाना ये दिया जा रहा है कि वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल्स चल रहे हैं जो कि ड्रग यूएसए में सप्लाई कर रहे हैं और यूएसए के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि भाई पर्दे के पीछे क्या कहानी रची जा रही है। अब भाई ये ट्रम्प चाचा का दिल तोड़ के नोबेल पीस प्राइज़ लेने वाली महिला मारिया कोरिना के बारे में बात कर लें तो भाई नॉर्वे की पीस प्राइज़ कमेटी जिसने ये मारिया कोरिना को नोबेल पीस प्राइज़ दिया है, उनका कहना है कि मारिया कोरिना एक बहुत ही बहादुर महिला है। वो लोकतंत्र की लोगों को जलाए रखे हैं। वैसे क्या ऐसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह लोगों को पकड़ के रखा है क्या मारिया कोरिना ने? मजाक कर रहा हूँ। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। तो भाई ये जो मारिया कोरिना है ये वेनेजुएला की रहने वाली एक लेडी है और ये वहाँ की गवर्नमेंट के अपोजिशन में है। जैसे अभी वहाँ पे गवर्नमेंट है वो अपने क्या नाम है उसका, निकोलस मदुरो। हाँ, ये मारिया कोरिना जो है निकोलस मदुरो की एकदम अपोनेंट है। तो अब मैं आप लोगों को ये मारिया कोरिना के बारे में कुछ काला सच बताता हूँ भाई, पर्दाफाश करता हूँ। काला सच। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो नोटिस करने लायक है वो यही है कि जो मारिया कोरिना है वो निकोलस मदुरो की अपोनेंट है। एक तरफ जो निकोलस मदुरो है वो यूएस का अपोनेंट है, तो दूसरी तरफ नोटिस करने वाली बात ये है कि उसी देश की अपोनेंट अपोजिशन में जो है गवर्नमेंट की मारिया कोरिना, वो भाई यूएस की एकदम सपोर्टर रह चुकी है। अभी आप लोगों को सुनने में हैरानी होगी कि जब यूएस ने वेनेजुएला पे अभी अटैक कर दिया था ड्रग कार्टेल्स के बहाने, उस टाइम पे भी मारिया कोरिना ने एकदम वो जस्टिफाई किया था भाई, जो यूएस ने उसके खुद के देश पे अटैक कर दिया उस चीज़ को। गजब भाई। अगर भाई ये मारिया कोरिना का पास्ट देखे तो 2002 में यूगो सावेज की सरकार थी वेनेजुएला में, तो उसकी सरकार को गिराने के लिए जो तख्ता पलट हुआ था उसकी कोशिश में भी ये मारिया कोरिना के ऊपर आरोप लग चुके हैं। इसी के ठीक 2 साल बाद जब 2004 में फिर से यूगो सावेज की गवर्नमेंट को गिराने के लिए जनमत संग्रह हुआ, तख्ता पलट होने की कोशिश हुई, उसमें भी भाई ये मारिया कोरिना के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये उसमें शामिल थी तख्ता पलट करवाने में। अब भाई ये मारिया कोरिना को नोबेल प्राइज़ तो मिल गया, लेकिन जिसको भी नोबेल प्राइज़ मिलता है उसे कोई ना कोई नॉमिनेट करता है। तो गेस करो ये मारिया कोरिना को किसने नॉमिनेट किया होगा? तो भाई मारिया कोरिना को नॉमिनेट करने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे चंपक चाचा थे। बकचोदी दूर करके टॉपिक पे आते हैं। तो भाई ये मारिया कोरिना को मार्को रूबियो ने नॉमिनेट किया। अब मार्को रूबियो यूएस के एक बहुत बड़े लीडर हैं। अब आप लोग ये अंदाज़ा लगाओ भाई कि आप लोगों की एक देश से दुश्मनी है, आप उसी देश की एक लेडी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। भाई क्या चल रहा है भाई? अब भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहने वाली नहीं होती है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे क्लियरली उसको वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, वरना मालूम पड़े भाई ये यूएस की CIA FBI वगैरह आ जाए मुझे गिरफ्तार करने और यहाँ से घसीट के ले जा रही है और मोदी जी भी बोल रहे हैं हाँ ले जाओ ले जाओ। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? तो आप लोग खुद भी समझदार हैं, मैं किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करने के बाद में मुझे लगा वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी किस चीज़ को कैसे समझना है वो आप लोगों के ऊपर है। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि वेनेजुएला में अभी के टाइम पे जो लीडर है निकोलस मदुरो, यूएस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और यूएस चाहता है कि निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट हट जाए, तख्ता पलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये निकोलस मदुरो उनके रास्ते से हट जाए। अब एक मिनट के लिए सोच के देखो कि निकोलस मदुरो की सरकार गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है सपोज करो, तो उसके बाद में भाई जिस व्यक्ति को मेन लीडर बनाया जाएगा उसको दुनिया भी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए, मतलब उसका देश उसको एक्सेप्ट करे, दुनिया के लोग उसको एक्सेप्ट करे, वरना भाई कितने सवाल उठाए जाएंगे।
अब भाई मारिया कोरिना को नोबेल पीस प्राइज़ देके उसका ग्लोबली स्टेचर बढ़ा रहे हैं कि मतलब पूरी दुनिया भर में वो एक अच्छी जानी मानी हस्ती बन जाए, लोग उसको जानने लग जाए। उसके बाद में भाई जो उसके पिछले आरोप वगैरह है उनको भी थोड़ा वाइट वॉश वगैरह टाइप में हो जाए कि भाई अगर कोई उनका अपोनेंट बोले भी कि अरे देखो ये मारिया कोरिना ऐसी वैसी, तो सपोर्टर्स बोल सके कि भाई नोबेल पीस प्राइज़ मिला है यार, उसको ऐसा थोड़ी करेगी वो। ऐसे तो नहीं होता है। और उसके बाद में किसी नोबेल पीस प्राइज़ पाने वाली बंदी सपोज मारिया कोरिना को वहाँ की मेन लीडरशिप दे दी जाती है तो भाई दुनिया तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि मैंने अभी तक भाई मारिया कोरिना के बारे में नहीं सुना था। मुझे केवल इसीलिए पता चला कि उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो भाई उसकी तो एकदम वो पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है ना, और दुनिया उसको बाद में एक्सेप्ट कर लेगी। उसके देश में भी वेनेजुएला में भी मैक्सिमम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नोबेल पीस प्राइज़ ने उसे एक अच्छा स्टेटस दे दिया है। अब एक सेकंड सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मारिया कोरिना अच्छी है ख़राब है, वहाँ का वेनेजुएला का जो अभी का लीडर है निकोलस मदुरो वो अच्छा है ख़राब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यूएस का कोई प्रेसिडेंट यूएस या यूएस का डीप स्टेट अच्छा है ख़राब है। और मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने सारी बताई ये होने वाली है, लेकिन मैंने भाई डॉट्स को कनेक्ट किया है, और डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद में आप भी किन्हीं चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरी तरह से कोई चीज़ क्लेम तो नहीं करूँगा, जो चीज़ें समझना है वो आप लोग समझ लीजिए। बाकी आज से कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद अगर ऐसा होता है जिस तरह की चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर की, तो आप लोग कमेंट में तो मेरे साथ में शेयर कर ही सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी मैं आप लोगों के साथ में पूरी बकचोदी के साथ में ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी चीज़ें शेयर करते रहूँगा, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दे सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों से बहुत ही जल्द किसी ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।